हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसवी स्कूल के ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यूस था और उसमें हम लोगों ने संधारित्र को स्टार्ट कर रखा था। संधारित्र की धारिता को हम लोग फाइंड कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला केस हम लोगों ने किया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो निर्वात हो। उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से k पराविद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए तब उसकी धारिता कितनी होगी। और हम लोगों ने ये देखा था कि पदार्थ को भर देने पर जो धारिता होती है, मतलब मीडियम के अंदर जो धारिता होती है, वो निर्वात की तुलना में k गुना हो जाती है। निर्वात की तुलना में कितने गुना हो जाती है? k गुना। इस बात का ये मतलब था कि एक तो वो जो पराविद्युत पदार्थ हम प्लेटों के बीच में भरते हैं वो उन प्लेटों को यांत्रिक सहारा देता है, मतलब चिपकने से रोकता है। नंबर सेकंड क्या होता है कि वो पदार्थ भरने से जो धारिता है वो धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। धारिता का मान बढ़ जाता है। तो ये दो इसके क्या थे? फायदे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपना संधारित्र का तीसरा केस स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी गई हो। ठीक है, तो आज का हमारा ये केस है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब प्लेटों के बीच में टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी गई हो। देखिए इसमें क्या करना है अपन लोगों को, इसमें अपने एक संधारित्र बनाना है, समांतर प्लेट संधारित्र। और आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होती है चालक प्लेट धनावेश से आवेशित, और उसके सामने जस्ट सामने एक समांतर दूसरी प्लेट पड़ी होती है जिस पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, और आवेश का जो परिमाण है वो दोनों प्लेटों पर बराबर होता है, लेकिन प्रकृति दोनों प्लेटों पर आवेशों की क्या होती है? विपरीत। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो अपने कैपिटल ए मान के चलते हैं। प्लेटों के बीच की जो समांतर दूरी है वो कैपिटल डी मान के चलते हैं। और इस नेगेटिव वाली प्लेट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं। तभी संधारित्र बनता है, यदि ग्राउंड नहीं करेंगे तो संधारित्र नहीं बन पाएगा। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में टी मोटाई की एक पराविद्युत पट्टिका रखनी है। तो उसको मैं थोड़ा अलग कलर से शो कर देता हूँ इस प्रकार से। ये हमारे पास एक पराविद्युत पदार्थ था और उस पराविद्युत पदार्थ की एक पट्टी ले ली हमने। ठीक है, ध्यान देना, पिछले केस में हमने पराविद्युत पदार्थ को कम्प्लीटली भर रखा था, पूरा भर रखा था प्लेटों के बीच में, लेकिन इस बार हमने कितनी मोटाई की पट्टी रखी है? केवल टी मोटाई की पट्टी रखी है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो एरिया है, बीच का जो क्षेत्रफल है, वो 3 भागों में बंट जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर जो भाग है, फर्स्ट नंबर भाग तो हमारे पास बन जाएगा ये जिसमें निर्वात है। सेकंड नंबर भाग ये बन जाएगा टी मोटाई की पट्टी का, जिसमें क्या है? पराविद्युत पदार्थ है। 3 नंबर जो भाग है फिर से क्या बन जाएगा? अपना निर्वात का भाग बन जाएगा। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि ये जो फर्स्ट भाग है अपना 1 नंबर भाग, इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास कितनी है? x1 है। इसकी चौड़ाई कितनी आ गई? t। और 3 नंबर भाग की चौड़ाई मेरे पास कितनी है? x2 है। ऐसा अपन लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ऐसा मानने से हमें क्या होगा कि अपने क्या लिख सकते हैं? अपने इसमें लिख पाएंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी
संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बराबर। देखो प्लेटों के बीच की टोटल दूरी d कैसे मिलेगी? तीनों भागों की जो दूरियां हैं उन क्या कर दो आप लोग, जोड़ दें। पहले भाग की दूरी x1, दूसरे की t और तीसरे की x2। तो ये मिल जाएगा अपने को x1 प्लस t प्लस x2 मिल जाएगा यहाँ से इतना। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे के रख लेते हैं, इसका आगे यूज होगा अपने। ठीक है बात है। अब देखो आप, पराविद्युत पट्टी रखने के कारण एरिया 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र था वो भी कितने भागों में डिवाइड हो जाना चाहिए? 3 भागों में। ठीक है, कैसे 3 भागों में डिवाइड होगा? देखो पहले वाला जो भाग है इसके अंदर क्या चीज़ है? निर्वात है। इसके अंदर भाग में क्या चीज़ है? निर्वात है। और निर्वात के अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो अपने पास होती है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। और इसी प्रकार से जो 3 नंबर भाग है उसमें भी निर्वात है, तो उसकी 3 नंबर भाग की भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और बीच में क्या चीज़ है अपने पास? पराविद्युत पट्टिका है, और पराविद्युत पट्टिका की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है? सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। तो ये विद्युत क्षेत्र भी कितने भागों में डिवाइड हो गया? 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो हम लोग फिर से वही रिलेशन लगाएंगे। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, यदि प्लेटों के बीच V विभवांतर हो, कितना विभवांतर हो हमारे पास है? V विभवांतर हो, तो विभवांतर V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी। मिरर टूट जाता है इसका। तो विभवांतर V बराबर किसके होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, मतलब E इंटू डी। अब ध्यान दीजिए कि ये वाला जो E है, ये E होता है D डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड, और D डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? 3 प्रकार का। तो मैं इसको डिवाइड करके लिख सकता हूँ। V इज इक्वल टू, पहले भाग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने लिखा कितना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि निर्वात का हिस्सा था वो। और ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 पहले भाग के अंदर है, और पहले भाग की चौड़ाई कितनी अपने पास है? x1। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे इसके साथ है? x1, फिर प्लस का साइन। दूसरे भाग में पराविद्युत पट्टिका है, तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 और साथ में इसके क्या आ जाएगा? k। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक है? t दूरी तक है। प्लस में तीसरा हिस्सा आया सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, और कितनी इस तीसरे हिस्से की चौड़ाई है? x2। तो ये समीकरण कुल मिला के बन जाएगा। अब इसमें आप क्या करें, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें। तो V इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में देखो क्या चीज़ बचा? x1 प्लस x2 प्लस t बटा k, ये बच जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस t बटा में k। अब जो हमने समीकरण 1 लिखा था वहाँ से आप लोग क्या करें, x1 प्लस x2 की वैल्यू को निकाल लें समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x1 प्लस x2 की वैल्यू को निकाल लें, आपके पास आएगी d माइनस टी। और ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि आपको पता है कि x1 और x2 अज्ञात दूरियां हैं, और d और t का मान अपने को पता होता है।
डी होता है समांतर दूरी प्लेटों के बीच की, तो अपने को पता है कि कितनी समांतर दूरी पे प्लेटें रखी हुई हैं। टी होता है मोटाई, जो उस पट्टिका को हमने रखा है, तो वो अपने को पता होगा कि हमने कितनी मोटाई की पट्टिका रखी है। तो मैं इस पूरे समीकरण को डी और टी के पदों में क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके लिए x1 प्लस x2 को कितना लिख देते हैं, डी माइनस टी। ये समीकरण का वैल्यू इसमें रख दो। तो v बराबर सिग्मा, आपको पता है क्या होता है, क्यू बटा में a, और साथ में पड़ा है इसके एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में x1 प्लस x2 को क्या लिख दें, डी माइनस टी, और प्लस में क्या पड़ा है, टी बटा के। अब काम हो गया आसान। अब क्यू बटा में v का रेशियो निकाल लें, क्यू बटा में v का रेशियो निकाल लें, जो कि धारिता होगी। क्यू बटा में v इज इक्वल टू सी, बराबर आ जाएगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बटा में ब्रैकेट डी माइनस टी और प्लस टी बटा में के। तो ये इस बार बन जाएगा हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जब दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की एक पराविद्युत पट्टिका को रख रखा हो। ओके, ठीक है भाई। अब आप एक चीज़ देखें, कल जो हमने समीकरण प्राप्त किया था वो किसके लिए किया था, वो ऐसे संधारित्र था हमारे पास, प्लस प्लेट माइनस प्लेट, और हमने उसके बीच में टोटल भर रखा था के पराविद्युतांक का पदार्थ। इसके लिए फॉर्मूला मिला था हमने को के ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस समीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि उसका अलग डेरिवेशन कर लो, कल जो करवाया था, तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना पहले ये फॉर्मूला लिखो और इस फॉर्मूले से भी आप उसको डेराइव कर सकते हो। कैसे, देखें अपने, ये फॉर्मूला कब है, जब हम लोगों ने टी मोटाई की पराविद्युत पट्टिका रख रखी हो। लेकिन यदि मैं पूरे को पराविद्युत पदार्थ से भर दूं, तो उस कंडीशन में टी का मान किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा। और ये कब होगा, ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन होगी जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से, कौन से रूप से, पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो, पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। ये उस कंडीशन में होगा टी बराबर डी। तो जब इसमें टी बराबर डी रखोगे तो क्या होगा, देखो ये बनेगा डी और ये माइनस का डी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, बचा इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, और टी को भी क्या रखना है, डी प्लस डी बटा में के। ये तो दोनों कैंसिल हो गए और के के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये के ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। तो सिंपल ये फार्मूला इस फार्मूले से भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एग्जाम में चाहे कोई तरीका कर दें आप, दोनों ही वैलिड हैं। यदि आप स्पेशली वो करते हो तो बहुत बेटर है, और यदि ये करते हो तो उससे भी बेटर है। ठीक है, एक केस तो इसमें ये बन गया। अब दूसरा केस में क्या बनता है, यदि मान लो आपके पास जो आपने पट्टिका रखी है वो पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका ना होके चालक पदार्थ की पट्टिका हो। कैसे पदार्थ की पट्टिका हो आपके पास, चालक पदार्थ की पट्टिका हो, तो उस कंडीशन में फिर धारिता की वैल्यू कितनी आएगी। देखो अभी धारिता का फॉर्मूला कब था, कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी माइनस टी प्लस टी बटा के। कब है ये फॉर्मूला, जब हम लोगों ने क्या कर रखा है, पराविद्युत पट्टिका रख रखी है। कौन सी पट्टिका रख रखी है, पराविद्युत पट्टिका रख रखी है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि पराविद्युत पट्टिका की जगह चालक पट्टिका रखी गई हो तो उस स्थिति में धारिता की वैल्यू कितनी आएगी। उसके लिए देखें आप क्या करोगे, मतलब इसी में केस सेकंड है ये। यदि प्लेटों के बीच
टी मोटाई की चालक पट्टी स्थित हो, चालक पट्टिका रखी गई हो। तो देखो क्या होगा, आपको बताया था कि जो चालक होता है, चालक या धातु, उनके लिए जो पराविद्युत नियतांक होता है या जो एप्सिलॉन आर होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, अनंत। ये बात आपको पहले चैप्टर में बताई थी मैंने, कितनी वैल्यू होती है उसकी, अनंत। तो के का मान अनंत रख दें आप उस फॉर्मूले में, तो सी बराबर बन जाएगा कितना, ए एप्सिलॉन नोट, न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में था डी माइनस टी प्लस टी बटा के, और के कितना होता है धातुओं के लिए या चालकों के लिए, इनफाइनाइट। और जब बटा में इनफाइनाइट हो तो वो टर्म क्या बन जाती है, जीरो। इसलिए ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी अपनी, जीरो। तो बचेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या, डी माइनस टी। तो उस स्थिति में फॉर्मूला आएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी माइनस टी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब टी मोटाई की चालक पट्टिका दोनों प्लेटों के बीच में उपस्थित हो। और ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब टी मोटाई की पराविद्युत पट्टिका आपके प्लेटों के बीच में रखी गई हो। और इस फॉर्मूले को कब यूज करना है, जब टी मोटाई की जगह पूरा का पूरा मतलब हिस्सा जो प्लेटों के बीच का है वो सारा का सारा किससे भर दिया जाए, के पराविद्युतांक से भर दिया जाए, तब उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा। और इसको इस फॉर्मूले से क्या कर लिया हमने, डिराइव कर लिया। ठीक है बात। तो ये आज का सिंपल सा केस था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जब प्लेटों के बीच में टी मोटाई की पट्टिका रखी गई हो, तो सेम उसी प्रकार का संधारित्र बनाया, टी मोटाई की पट्टिका रखी, और पट्टिका रखने से जो प्लेटों के बीच का हिस्सा था वो तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर की दूरी x1 मान ली, 2 नंबर की टी दे रखी है, 3 नंबर की x2 मान ली। तीनों हिस्सों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, विद्युत क्षेत्र था, वो अलग अलग हो गया। पहले और तीसरे भाग में निर्वात था, तो इसलिए इनकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। दूसरे भाग में पराविद्युत पदार्थ था, तो सिग्मा बटा में के एप्सिलॉन नोट, इसको रखा। और फिर हमने V और D के बीच में जो रिलेशन होता है वो लगाया। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने E को 3 भागों में डिवाइड किया, और 3 भागों में डिवाइड करके रीअरेंज करके हमने फॉर्मूले को क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा संधारित्रों के संयोजन पढ़ेंगे कि उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे छोटी क्लासों में आप पढ़ते हो ना, प्रतिरोधों को जोड़ने के कितने तरीके होते हैं अपने पास। मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा होता है मिश्रित संयोजन। तो उसी प्रकार से यदि मैं प्रतिरोधों को संधारित्र के साथ रिप्लेस कर दूं, प्रतिस्थापित कर दूं, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि संधारित्रों को जोड़ने के भी कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, और एक होता है संधारित्रों का मिश्रित संयोजन। तो इन 3 अलग अलग संयोजनों में हम लोग देखेंगे कि तुल्य धारिता कितनी होगी, विभवांतर कैसे होगा, आवेश कैसे होगा। तो ये केस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल के वीडियो लेक्चर में। ओके, ठीक है जी। और एक बात और, जो भी ये करवाया जाता है इसको आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में ढंग से नोट करें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम कम बचा हुआ है सेशन का। लगभग ये कोरोना महामारी के कारण लगभग आपका सेशन 2-3 महीने जा चुका है, और जब तक स्कूल लगेगा शायद 1 मंथ और चला जाएगा। और ये अभी तक सिलेबस को कम करने की बोर्ड की तरफ से कोई भी संभावना प्रकट नहीं हुई है। और ऐसी हालत में यदि आपका सिलेबस कम नहीं होता तो इसको पूरे को कवर करना बहुत टफ हो जाएगा भाई। तो मेरा सुझाव आपके लिए यही है कि जैसा भी मटेरियल आपको ये मिल रहा है, इस मटेरियल को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें बढ़िया तरीके से। और नोट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको साथ साथ में आप लोग क्या करते चलें, याद करते चलें, सीखते चलें। कॉपी पे ये डेरिवेशन रफ कॉपी पे लिख लिख के देखो, इनको याद करो, और इनके न्यूमेरिकल्स करते जाओ। बुक के अंदर जो एग्जांपल लिखे हैं या बुक के पीछे दिए हैं, और जो न्यूमेरिकल्स नहीं होते वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे भेज दिया करो। तो मैं उनको, जैसे वीडियो लेक्चर बनाता हूँ तो इनके अंदर मैं इनको इंक्लूड करके आपको सॉल्यूशन भेज दिया करूँगा। ठीक है। तो ये काम आपको मस्टली करना है, ध्यान में रखना है।
और कॉपी चेक करवाने के लिए लगातार आप स्कूलों में भेजें। ठीक है, हैव ए नाइस डे।